फाइनल वोटिंग परसेंटेज क्या होगा किसे पता, क्योंकि 1 घंटे बाद आंकड़े जिस तरह के हो जाते हैं उस पर तो कांग्रेस समय समय पर सवाल उठाती रही है। हो सकता है इस बार आम आदमी पार्टी भी सवाल उठाए, लेकिन इतना तो तय है कि वोटिंग को लेकर वो उत्साह दिल्ली ने नहीं दिखाया जिस उत्साह की उम्मीद हम कर रहे थे, यानी दिल्ली ने दिल खोलकर वोट नहीं किया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो लास्ट आंकड़ा आया था वो लगभग 57.85 का था। ये बहुत भी बढ़ा, अगर हम इसको 4 से 4.5% भी अगर बढ़ा दें तो भी पिछले बार से ये कम रहेगा। अच्छा, पिछली बार जो कम था वो उसके पिछली बार से 4 साढ़े 4 के आसपास कम था। और फायदा किसे मिला था? आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को भी, क्योंकि हम बात वोटिंग परसेंटेज की कर रहे हैं। तो इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो किस तरह का गुल खिलाने वाला है। खास बात यह है कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर हर बार की तरह, इसमें कोई नई बात नहीं है, वैसे भी मुस्लिम बढ़ चढ़कर मतदान करते हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वोट बटा, अगर बटा तो किस आधार पर बटा? क्या वो जेंडर बेस्ड बटा है या फिर वो क्लासिकल केस जो कि अमूमन रहा है एंटी इनकम्बेंसी का, क्या एंटी इनकम्बेंसी का भी वोट बटा है? ये तमाम वो पेचीदगियां हैं जिसे समझने की कोशिश आज हम प्रश्नकाल में करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दिन भर बहुत ब्लास्टिंग रहा। आप देखिए, जब मतदान शुरू हुआ तो सबका ध्यान मतदान की ओर था, लेकिन एकाएक आम आदमी पार्टी की ओर से खबर आती है कि पुलिस और आयोग को सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया। ये भी शायद अपने आप में पहली बार होगा कि मतदान के दौरान कोई राजनीतिक दल जब आयोग और पुलिस पर सवाल उठा रहा था तो सोशल मीडिया पर इंटरेस्टिंगली आयोग ने और पुलिस ने उसके जवाब दिए हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी घटना को लेकर सवाल उठाया गया तो पुलिस या आयोग ने सामने आकर बताया कि ये या तो भ्रामक है और या फिर उस पर क्लैरिफिकेशन देते ये दो धड़े भी नजर आए। मैंने अब तक के अपने जर्नलिज्म के करियर में इस तरह की घटनाओं को नहीं देखा। वहीं मनीष सिसोदिया सड़क पर आए, उन्होंने कहा कि पैसे बांटे जा रहे हैं। इधर बीजेपी भी लगभग मैदान में ही थी। बुरके पर सवाल उठाए गए। हुआ यह था कि सीलमपुर में बुरके में एक ही नाम पते वाले 2 वोटर मिल गए। इस पर भी पुलिस ने बयान जारी किया सोशल मीडिया पर, बताया कि यह भ्रम की स्थिति है, पोलिंग एजेंट ने पड़ताल कर इस भ्रम को दूर कर दिया है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब बीजेपी चुनावों में धांधली का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाते नजर आई तो सवाल ये भी खड़ा हुआ कि क्यों, अगर कहीं पर बैरिकेड लगे हैं तो आम आदमी पार्टी को समझना होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वोटर रोके जा रहे हैं। बैरिकेड लगाए जाते हैं व्यवस्था के लिए, लोग उसमें से निकल सकते हैं। लेकिन जब चुनावों में धांधली का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाएं तो पुलिस तो चुनाव आयोग के अंडर में होती है और अगर इन टोटालिटी देखें तो गृह विभाग के अंडर में है जो कि सेंटर में है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहा। लेकिन ये पूरी ब्लास्टिंग सिचुएशन शाम होते होते एक अलग ही तरह के ब्लास्ट में बदल गई, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ एकलव्य सिंह है जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राधेश्याम उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ज्योति सिंह दिल्ली से मेरी सहयोगी। आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। ज्योति, मेरा पहला सवाल तो यही है आपसे, आपने वोट किया? मतलब आप उस 60% के नीचे वाले अब तक के आंकड़े में शामिल है कि नहीं है? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए मैंने तो अपना वोट जो है सुबह 7 बजे ही जो है अपने वोट का प्रयोग कर लिया था। ठीक है। लेकिन देखिए दिल्ली की बात अगर हम करें आज स्वप्निल, तो जो वोट प्रतिशत है देखिए 2020 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वोट प्रतिशत जो है वो कम होते हुए दिखाई दिया है। सबसे ज्यादा अगर हम जिन इलाकों की बात करें तो देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की वो विधानसभा सीटों में से जो है माना जा रहा है जहां पर अब तक का सबसे ज्यादा जो वोट का जो प्रयोग है वो किया गया है। उसके बाद बात करें तो नई दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, वहां पर जो है देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत सबसे कम कहां पर रहा है? आई है। सबसे कम कहां पर रहा है? देखिए सबसे अगर हम कम बात करें तो देखिए नई दिल्ली की साइड में अगर हम बात करें तो कि वो है दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी पूर्वी। अब तक का सबसे ज्यादा सिर्फ यहीं पर रहा है। बाकी की दिल्ली में कहीं पर 45% रहा है, कहीं पर 43% रहा है। तो इस तरीके का जो आंकड़ा है वो अभी तक सामने निकल रहा है। एक सवाल और, हमने देखा मुस्लिम्स में वैसे तो हमेशा ही उत्साह रहता है मतदान को लेकर, आज भी खासा उत्साह रहा है, लेकिन क्या कोई वोटिंग ट्रेंड पकड़ में आया क्या? मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूं कि कोई खास ट्रेंड या तो गरीब वर्ग का या मिडिल क्लास वर्ग का या फिर अपर मिडिल क्लास वर्ग का, कोई भी ट्रेंड जो आज कैच हो पाया हो? देखिए अगर हम
ट्रेंड की अगर बात करते हैं स्वप्निल, तो देखिए कुछ खासा जो ट्रेंड था वो दिल्ली में नहीं देखने को मिला। देखिए जो स्कीम आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो वही स्कीम बीजेपी की तरफ से भी जो है जिनका ऐलान किया गया। तो अब इस बार जो फ्री की स्कीम है उस पर आम जनता जो है देखिए वोट किया है। और सबसे बड़ी बात करें तो देखिए जो मेन मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे ट्रैफिक की स्थिति की बात करें, दूषित पानी, जो गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है, वो सड़कों की स्थिति जो खराब है, इन तमाम लोकल मुद्दों को देखते हुए दिल्ली की जनता ने वोट किया है। ठीक है ज्योति, मैं आप मेरे साथ रहे, मैं आगे और भी क्लैरिफिकेशन के आपके पास आऊंगा। मेरे साथ और भी जो गेस्ट जुड़ गए, राजकुमार शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महला भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। मैं एक और बात जो यहां पर कहना चाहता हूं एकलव्य, अभी तक जितने भी दिल्ली में चुनाव हुए, मैं पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं, इंटरेस्टिंगली केजरीवाल ने कभी भी किसी भी चुनाव को केजरीवाल वर्सेस मोदी बनने नहीं दिया, है ना। अगर आप इमेजिन करोगे 2020 में या उससे पहले तक वो क्या कहते थे, ठीक है वो सेंटर में है लेकिन स्टेट में मैं हूं। नहीं, क्योंकि स्वप्निल जी इसका कारण ये है क्योंकि एकदम शुरुआत में ही आपको ध्यान होगा कि वो बनारस पहुंच गए थे। और उनने जब अपने आप को उनसे पोजीशन करके देखा तो क्या दुर्गति हुई थी वो सबको पता था, और वो भी समझ गए थे। लेकिन दिल्ली तो उन्होंने इस चीज मोदी में नहीं बदलने दिया, इसीलिए उन्होंने नहीं बदलने दिया क्योंकि वो समझ गए कि भाई मैं अगर इनसे नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करूंगा और वो पिक्चर अगर पोर्ट्रे अगर स्टेट लेवल पे होगी तो मुझे नुकसान होगा, इसीलिए उन्हें स्टेट मैटर था केजरीवाल वर्सेस मोदी बनाने का। माटा यार, मैं मेरे साथ देखो क्या हुआ है। अब या तो वो बदला लेने निकल पड़े और वो उन्होंने ये सोचा कि चलो मैं बदला लूंगा इसलिए बन जाने दो इसको वर्सेस मोदी, आई डोंट नो। लेकिन मोदी ने भी पहली बार केजरीवाल को इंपॉर्टेंस दी, उनकी पहली सभा को अगर आप याद करें, इतनी इंपॉर्टेंस कभी मिली नहीं। अब मसला यह है कि बीजेपी जब शीश महल का मुद्दा उठाती है, आम आदमी पार्टी उसे पकड़ती है और क्रॉस फायर करती है, तो बीजेपी अपनी रणनीति को फिर से ब्रश करती है, कुछ और चीजें पकड़ती है, कुछ और चीजें पकड़कर आगे बढ़ती है, लेकिन फेस नहीं देती है। यहां से आपको लगता है कि इस वोटिंग परसेंटेज को बीजेपी के लिहाज से देखा जा सकता है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ स्वप्निल जी कि जो फेस नहीं देने वाली बात है या पार्टियों का जो एक तरह से धर्म होता है कि एक दूसरे के विरुद्ध मुद्दों को उठाना और उसको काउंटर भी करना। लेकिन देखिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना इस पूरे चुनाव में, मैं समझता हूँ कि अगर पार्टियों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो तीन ही चीज़ है, सिंपल है वो। आम आदमी पार्टी जो कि मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी उसके सेंटर में हैं और वो एक जन आंदोलन से निकल के आए हुए नेता जिन पे लोगों ने बहुत उम्मीदें बांधी थी। और हाँ, आप ये सही कह रहे हैं कि वो मार्टायर अपने आप को बता सकते हैं कि अरे भाई मुझे जेल में डाल दिया, मेरे खिलाफ लिकर स्कैम का झूठा ये करा दिया, लेकिन शीश महल जो है ना वो लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। जो आदमी कहता था कि मुझे 2 कमरों के घर में रहना है, वो पॉइंट बीइंग ये जो वोटिंग परसेंटेज है, पिछली बार कम वोटिंग परसेंटेज हुआ, आम आदमी पार्टी को उसका बेनिफिट मिला, बीजेपी को भी वोटिंग परसेंटेज में उसका बेनिफिट मिला जो सीट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इस बार कम का क्या मतलब? तो मैं 2 सेंटेंस में इसका दूसरा दोनों बाकी पार्टियों का भी परिप्रेक्ष्य बता दूं आपको कि कांग्रेस ने जो है देखिए इस बार वैसे तो उनकी सबसे बड़ी विरोधी बीजेपी है, परंतु जब उन्होंने ये रियलाइज करा कि भाई इसमें बीजेपी ऑलरेडी एक ऐसी पोजीशन में है कि वो अपने बलबूते पे ही आम आदमी पार्टी को टक्कर दे रही है, तो क्यों ना हम भी अपना इलेक्शन सही तरीके से फाइट करके कम से कम अपना वोट बैंक, तो अपना खुद का वोट बैंक तो सिक्योर रखें। तो एक तो ये फर्क पड़ा। और बीजेपी जो उसने वोट बैंक क्या है, दिल्ली में उनका वोट बैंक क्या है? बनिए हैं, पंजाबी हैं? नहीं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अच्छा, कांग्रेस ने जब इस चीज को समझा कि वो एक अच्छा, मतलब बीजेपी ऑलरेडी अच्छा फाइट कर रही है, तो आपने देखा होगा ना अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, तो अगर कांग्रेस का जो मेन वोट बैंक है, स्पष्ट शब्दों में बताऊं मुसलमान वोट बैंक, यदि वो भी अगर रीजनल पार्टीज के पास ही चला गया तो फिर कांग्रेस क्या करेगी क्या? तो इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने एक और क्लासिक केस मैं बताता हूं। एक क्लासिक केस ये भी है कि पहली बार बीजेपी प्रे कर रही थी कि कांग्रेस को वोट मिले। जी बिल्कुल, ये पहली बार है जब बीजेपी भी चाह रही थी कि कांग्रेस को वोट मिले। बिल्कुल। राजकुमार शर्मा जी, मतलब एनालिटिकल लेवल पर ये आपको मालूम है, आप भले ठीक है नेशनल पार्टी है लेकिन वोट कटवा पार्टी, मतलब लोग ये मान रहे थे कि अगर आप वोट काटोगे तो हम बेनिफिट ले जा लेंगे। इस स्टेज पर आप इस आंकड़े में अपने लिए क्या देखते हो? इस आंकड़े में आपके लिए तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर बहुत ज्यादा भी उदार होकर हम सोचें तो 1-2 से ज्यादा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, वो भी तब जब मैं उदार होकर सोच रहा हूं। राजकुमार जी। स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपने अच्छे उम्मीदवार उतारे, अच्छा कैंपेन किया। आज 6 बजे मतदान पूरा हो गया है। हाँ। और दिल्ली के देवदिल मतदाताओं ने जो मत दिया था वो ईवीएम में बंद हो चुका है। राजकुमार भाई, इस आंकड़े में ना एंटी इनकम्बेंसी है ना किसी का साथ देने की लहर है, तो फिर उसमें कांग्रेस के लिए क्या होगा? जब किसी के लिए कुछ नहीं है तो आपके लिए तो और भी कुछ नहीं होगा ना।
मैंने कहा जो भी नीली छतरी वाला देवतुल्य मतदाता फैसला करेंगे वो हमको स्वीकार होगा। अच्छा, आपके हिसाब से आप लोगों को इस आंकड़े के हिसाब से कितनी सीटें जा रही हैं? हम 10-15 कम से कम सीटें लेने का प्रयास हम कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि 10-15 सीटें आएगी। अच्छा। ऐसा हमको भरोसा है, लेकिन नीली छतरी वाला और देवतुल्य मतदाता जो फैसला करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं वो हमको लगता कि स्वीकार- जो कोर वोट्स आपको आने चाहिए थे वो तो असदुद्दीन ओवैसी एक बयान देकर काट के ले गए? देखिए, चुनाव कैंपेन करने का सबको हक है, चाहे ओबीसी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो हाँ। या अन्य दल के नेता हो, चाहे निर्दलीय हो। कैंपेन होता है, सब अपनी बात को अच्छा कहते हैं, दूसरे की बात को काटते हैं। सबने अपना अपना प्रयास किया है। देवतुल्य मतदाताओं ने ईवीएम में फैसला बंद कर दिया है। 8 फरवरी को परिणाम आएगा। ठीक लेकिन स्वप्निल जी, आप थोड़े से हार्श हो रहे हो कांग्रेस प्रवक्ता पे। मैं समझता हूं कि यह जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, अगर वही है जो अभी दिखाई दे रही है, कांग्रेस ने एक तरह से ये डिसाइड करा कि हम इस इलेक्शन को सही से लड़ेंगे, ये समझते हुए कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी इससे डेसिमेट होती है तो देखिए अगले चुनाव में मैं समझता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी की 1-to-1 डायरेक्ट फाइट होगी। ठीक है, राधेश्याम उपाध्याय जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम भाई, देखिए क्या है, इस देश ने कई बार ऐसे चुनाव देखे हैं जिसमें सिंपैथी लहर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी ये थी कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर हम चुनाव में उतरेंगे और सिंपैथी मिलेगी, तो सिंपैथी वाला आंकड़ा वोटिंग परसेंटेज दे नहीं रहा है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो स्ट्रेटेजी तो फेल हो गई। देखिए, मुझे सिंपैथी की बात करें तो दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। वो सारा देख रही है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। दिल्ली की जनता को पता है कि जो योजनाएं हमें, जो लाभ हमें मिल रहा है, अगर कोई दूसरी पार्टी अगर इसके लिए दावा कर रही है तो उनके अन्य राज्यों में भी सरकार है, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, यूपी में है, एमपी में है। वहां इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर, या उन्होंने कोई फ्री में, अभी 2 दिन पहले इन्होंने बजट जारी किया था। राजस्थान में तो 2 दिन पहले बजट जारी कर बोले। राधेश्याम भाई 2 मिनट मैं करेक्ट कर दूं, राजस्थान में चालू हो चुका है। खैर, हाँ, तो इन्होंने 2 दिन पहले बजट जारी किया कि 12 लाख तक, ये चुनाव को देख के किया था कि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री, क्योंकि इनको पता था दिल्ली के अंदर चुनाव है। लेकिन आप देखिए 80 करोड़ लोगों को आज भी खाद्य सुरक्षा की दिल्ली के चुनाव है इसलिए बजट पेश नहीं करना चाहिए था। क्या कहना चाह रही है राधेश्याम जी? क्या गेम बदल गया? आप जिस तरीके से सरेंडर टोन में बोल रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि गेम बदल गया है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली की जनता का जो मन है वो बिल्कुल केजरीवाल के साथ एकदम बना हुआ है, और पर वो दिख नहीं रहा ना आंकड़े में। सही काम कर रहे हैं ना। कम कैसे हुआ? मैं वोटिंग परसेंटेज कम मैं ये कह रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ बुरा हुआ, उन्हें जेल में डाला गया और लोगों को ये लगा कि नहीं उनके साथ गलत हुआ है, तो लोगों ने वो वोट देकर, बड़ी संख्या में वोट देकर वो इजहार क्यों नहीं किया? अगर बड़ी संख्या देखिए, वोट प्रतिशत कम रहा तो इसका क्या अंदाजा कि वो आम आदमी पार्टी को कम जाएगा? ये तो नहीं कह सकते। हो सकता है वो बीजेपी को नहीं गया, हम तो ये कहेंगे। और दूसरी बात अगर अपने करें कि वोट जनता ने दिया है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैंने कई लगातार मैं सुन रहा हूँ, बार बार बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं आपदा को भगा दिया, आपदा को। इनको पहले ही पता लग गया कि ये जीत रहे हैं। ये वैसे ही जैसे चंडीगढ़ में इन्होंने चुनाव जीता था वैसे जीतेंगे ये। आप बहाने गढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप बहाने गढ़ रहे हैं। नहीं राधेश्याम जी, आप पहले से ही बहाने गढ़ रहे हैं, तरीके से ये चुनाव आप पहले से ही बहाने गढ़ रहे हैं, क्योंकि आज आपने दिन भर आयोग को कोसा, पुलिस को कोसा, और अभी भी आप ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप बहाने गढ़ रहे हैं कि अगर हम हार गए तो हमारे पास बोलने के लिए होगा कि ये तो बीजेपी का मैनिपुलेटेड इलेक्शन है। मैं भैया सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, अगर ये जैसे चंडीगढ़ में बनाई, गोवा में बनाई, महाराष्ट्र में बनाई, अगर वैसे बना रहे हैं तो बिल्कुल ये सरकार बना रहे हैं। अगर ये चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर ये चुनाव हुआ है तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी फिर से आ रही है। नहीं, 2 सेकंड राधेश्याम जी, आपको क्या लगता है कि चुनावों में धांधली हुई? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नतीजों के हिसाब से कहेंगे आप? पुलिस का सहारा लेकर मतदाताओं को नहीं, पुलिस का सहारा थोड़ा सा क्लियर करो आप। नहीं, पुलिस का सहारा क्लियर करो आप। अगर बैरिकेडिंग लगाने को आप ये कह रहे हो कि पुलिस का सहारा लिया गया तो उसको आप क्लियर करो, क्योंकि बैरिकेडिंग लगाने का मकसद वहां पर रोकना नहीं था, व्यवस्था बनाना था। बिल्कुल
बिल्कुल प्रभावित हुआ है, मतदान बिल्कुल प्रभावित हुआ नहीं है। तो पुलिस ने भी तो इनको डर था। आपको जवाब दिया, पुलिस ने भी तो ट्वीट्स कर आपको जवाब दिया। आज तो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ जवाब आए आपको, आयोग से भी और पुलिस से भी। अब देखिए, आयोग पुलिस ये है किसका स्वप्निल जी, है किसका? देश का। आम आदमी पार्टी तो एक योद्धा की तरह लड़ रही है, दिल्ली की जनता लड़ रही है। आप मार्टायर होकर आम चुनाव आदमी लड़े और पार्टी अगर जो है नतीजे वो पक्ष पूरी में नहीं आए दिल्ली तो की आप और जनता बड़े मार्टायर होकर उभरेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल। भगत सिंह। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं बीजेपी को भी शामिल करना चाहता हूं। महिपाल महिला जी, आपको याद है जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव था और पहले फेज में कम वोट पड़े थे, तब आप लोगों के चेहरे कैसे थे? या फिर जब लोकसभा चुनाव था, पहले 2 चरण में वोट कम पड़े थे, तब आप लोगों के चेहरे कैसे थे? आज वोट कम पड़े हैं और आप लोगों के चेहरे वैसे नहीं हैं, क्यों? स्वप्निल जी, हाँ, वोट तो आज पड़े हैं। हाँ। जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव के मूड में आके और अपनी पूरी रणनीति के साथ दिल्ली के चुनाव मैदान में उतरी थी, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इसी आत्मविश्वास और जोश से लबरेज थे कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की दिल्ली में इस बार सरकार बनाएगी। और आम आदमी पूर्ण बहुमत तो आप 1-2 सीटों से भी निकाल सकते हैं ना। आपका पूर्ण बहुमत कितने नंबर्स पर जा रहा है? आज की डिबेट में जो इनकी हताशा झलक रही है वो इस बात की ओर इंगित करती है कि 8 तारीख के परिणाम नहीं, लेकिन आपके भी उसमें एक्साइटमेंट नहीं झलक रहा है महिपाल भाई। ढूंढे जाने शुरू हो चुके हैं कि ठीकरा चुनाव पे फोड़ना है, कि ठीकरा पुलिस प्रशासन पे फोड़ना है, कि मीडिया पे फोड़ना है, कि जनता। नहीं, 2 सेकंड, वो तो आप भी फोड़ रहे थे। नहीं, जब बुरके वाला सवाल उठाया गया तब आप किस पर ठीकरा फोड़ रहे थे? ठीकरे तो आप भी फोड़ रहे थे। नहीं, हमने बड़ी विनम्रता से जो जनादेश मिला, भारतीय जनता पार्टी ने स्वप्निल जी बड़ी विनम्रता से उस जनादेश को स्वीकार किया है। हमने अरे दिल्ली पे ही आते हैं ना बाबा महिपाल भाई, दिल्ली पे ही आते हैं ना। बुरके वाला जब सवाल बीजेपी ने उठाया तो क्यों उठाया? इसीलिए उठाया ना कि शायद वो भी हो सकता है बहाने गढ़ने की कोशिश कर रही हो। मैं यही तो कह रहा हूं कि आज तो परिणाम आ नहीं रहा है, पर आज की वोटिंग समाप्ति के बाद जिस तरीके से जो चेहरे लटके हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं के, वो इस बात को बयां कर रहे हैं कि 8 का परिणाम। आपको कितनी सीट्स आ रही हैं? जो वोट के माध्यम से बाकी का फैसला दिल्ली का जो महिपाल जी, आपको कितनी सीटें आ रही हैं? कितनी सीटें आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से। अरे पूर्ण बहुमत तो आपको 37 पे भी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ये है ना, पूर्ण बहुमत तो 37 पे भी हो जाएगा। पूर्ण बहुमत मतलब क्या, 37-38 कितनी आ रही हैं? हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं सर। अरे पूर्ण, अब वो मैं अपना तो कोई रीडिंग होगा, पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। और स्वप्निल सिंह, आपके माध्यम से मैं तो आप राजकुमार जी मेरे बड़े भाई और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आज जिस रिलैक्स मूड में राजकुमार जी बैठे हैं उतने का डर है, सारे गेस्ट को स्क्रीन पर ले, वोट कटने का डर है, बड़े रिलैक्स मूड में कांग्रेस। नहीं महिपाल भाई, लेकिन एक बात बताइए। नहीं महिपाल भाई, नहीं, अब जब आपने ऐसा बोला है तो आपको बताना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में कहा था कि बीजेपी भी प्रार्थना कर रही थी कि कांग्रेस को वोट मिले, कर रही थी ना? क्यों नहीं करे? डेवलपमेंट चाहते हैं जिस हिसाब से हमें चाहिए डेवलपमेंट। एजुकेशन मॉडल की भी देखिए काफी सारे यूथ ने बात करी है, जिस हिसाब से उन्हें एजुकेशन मॉडल चाहिए था। हालांकि तारीफ करी है आम आदमी पार्टी की कि जो एजुकेशन मॉडल उन्होंने डेवलप किया है दिल्ली के अंदर वो बेहतरीन है। लेकिन एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, जो इतने सारे वोटर से आपने बातचीत की है, ये जो नंबर्स हैं पोलिंग परसेंटेज के, वो किसे एज दे रहे हैं? एज किसे दे रहे हैं? महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा रहा है स्वप्निल, अगर मैं बात करूं तो। दूसरी तरफ मैं बात करूं, देखिए हॉट सीटों की भी हम बात कर लेते हैं कि हॉट सीटों पर कहां कम जो परसेंटेज करूं। देखिए कालकाजी विधानसभा की मैं बात कर लूं तो देखिए वहां पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्योति, आप मेरे साथ रहे, मैं एकलव्य आपके पास आ रहा हूं। मैं 2 पॉइंट्स ऐड भी करना चाहूंगा महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, महिला वोटर्स के। एक तो इन्होंने बताया ही फ्रीबीज वाला जो पार्ट बताया, 2100 की घोषणा और 2500 और महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये 2100 की ना घोषणा करी गई है। ये भाई 10 साल से आप थे ना, आपने दिया क्या? नहीं, शिवराज सिंह चौहान भी जब लाडली, नहीं, शिवराज सिंह चौहान तो जब मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब से दे रहे हैं।
दूसरी बात मैं आपको बताऊं नहीं, लेकिन वो तब से में भी अच्छा खासा समय बीजेपी एमपी में गुजार चुकी थी। बिल्कुल, हाँ ठीक है। दूसरा पार्ट आपको बताऊं कि इसका एक जो दूसरा पार्ट है, आपने परसों की जो प्रधानमंत्री जी की कल की जो प्रधानमंत्री जी की सदन के पटल पे जो उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, जवाब दिया, हाँ। जी, उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि हमने इस देश में 4 करोड़ गरीब परिवारों को घर दिए हैं। तो दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियों की भी जो महिलाएं हैं ना, दिल्ली में उसके खाते में कितने गए? अगर नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों, मैं बताता हूं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि वो जितने भी हमने घर दिए हैं ना, उसकी जो रजिस्ट्री हुई है वो महिलाओं के नाम पे हुई है। नहीं, ठीक है, 4,000 ही जस्ट अ मिनट। अगर 4 करोड़ गरीब परिवारों को घर दिए गए, दिल्ली के खाते में 4,000 कुछ है, जो कि 4 करोड़ का 0.01 या समथिंग ऐसे ही कुछ परसेंटेज बैठेगा। मैं एग्जैक्टली अभी मेरे पास, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो दिल्ली को मिला क्या फिर? आप ये देखिए मिला क्या, ये बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। दूसरा पार्ट ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कल तो ये वक्तव्य दिया और परसों अपनी स्पीच में क्या कहा था कि इतने वर्ष हो गए मुझे, अब मैं चाहता हूं कि दिल्ली की जनता मुझे उनकी सेवा करने का अवसर दे। तो देखिए, जनता स्मार्ट होती है। मैं समझता हूं कि इन चीजों को एक कॉन्टेक्स्ट और नहीं, और इसी का एक थर्ड पॉइंट और बता दूं कि आतिशी मार्लेना जी के बारे में भी जो बात हुई ना, आप देखिए कि वो महिला तो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मैसेज क्या दिया, इलेक्शन होने से पहले ही बोल दिया कि ये तो इंटरिम सीएम है, अगर इलेक्शन जीते हम वोट तो डाला, सीएम क्या मैं उन्होंने इसको बनूंगा। कंसीडर किया होगा? इस पर मुझे डाउट है। इसलिए मेरा एक सवाल पोलराइजेशन पर आ रहा है। मेरा पोलराइजेशन पर एकलव्य सवाल यह है कि अगर मुस्लिम वोट बटे हैं, तो हिंदू वोट बटने के भी या सनातन को फॉलो करने वाले लोगों के बटने के भी रीजंस हैं। अगर पोलराइजेशन हुआ है और लोग महाकुंभ की ओर मूव किए हैं, तो वो वोटर्स भी तो कम हुए हैं जो पोलराइजेशन को फिर इक्वल बैलेंस में लाकर रख देता है। देखिए स्वप्निल जी, एक चीज तो समझना बड़ी जरूरी है कि जो महाकुंभ की तरफ जो मूव किए हैं ना, वो बीजेपी के वोटर किए हैं या आम आदमी पार्टी के वोटर किए हैं? बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है ना, आप देखिए कि ये सब रीड ना लोग महाराष्ट्र के चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में कर नहीं पाए कि वहां नीचे संगठन ने किस तरह से काम किया है। मैं आपको इसके छोटे से 2 एग्जांपल देता हूं। जैसे मोदी और अमित शाह है ना, उसी तरह से आम आदमी पार्टी में एक छोटा सा आपके 20 सेकंड उसमें, तो इस पार्टी में उसी तरह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं। अब आप देखिए कि संगठन ने कितनी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स करी है। अरविंद केजरीवाल की सीट में तो उन्होंने लोगों को बताया कि साहब देखिए, आपके ये जो सीएम साहब है ना, अगर इनको आप इलेक्ट कर रहे हो एज सीएम, तो ये वो सीएम बनेंगे जो ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं और ना अपने ऑफिस जा सकते हैं। उसी तरह से मनीष सिसोदिया की सीट पे बीजेपी के संगठन ने क्या काम किया कि वहां जाके बोला, लास्ट 10 सेकंड्स है कि उन्होंने जाके बोला कि अरे भाई, तुम प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री मांगते रहते हो ना, मनीष सिसोदिया तो 12th पास है। इतना तो तय है राधेश्याम उपाध्याय, इस वोटिंग परसेंटेज से इतना तो तय है कि लोगों ने इमोशनल होकर तो नहीं सोचा। वैसे भी दिल्ली की जनता इमोशनल होकर सोचने के लिए जानी नहीं जाती है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन एक तरफा वर्डिक्ट भी देती है। हाँ, लेकिन क्या इतना प्रैक्टिकल होकर सोचा होगा जितना एकलव्य एनालिसिस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की नजर में? देखिए, वोटों में मार्जिन कम रह सकता है। अगर हम ये कहें कि मत प्रतिशत कम रहा तो आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, ये मैं नहीं मानता। लेकिन ये जरूर मानता हूं कि जो मार्जिन पिछले चुनाव में था, कहीं 20,000 का या 50,000 का, वो कम हो सकता है, वो कम हो जाएगा। नहीं तो ट्रेंड के साथ ही अग्री कर मतलब ये कह रहे हो कि अगर आप जीते तो आयोग पास, पुलिस पास, आप नहीं जीते तो आयोग फेल और पुलिस फेल? देखिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इस बार जो हो रहा था वो सबने देखा है कि किस प्रकार से वो लोगों को रोक रहे थे। ये आदि है, इसको रोकने का काम कर रहे थे, ईडी, सीबीआई, पुलिस। आम आदमी पार्टी पर भी लगे ना वोटर्स, एक पर्टिकुलर टाइप के वोटर्स बढ़ाने के। सर, ज्योति जी आपसे जुड़ी हुई है ना, उनसे पूछिए कि क्या ऐसा हुआ, क्या आम आदमी पार्टी के वोटर्स को रोका गया? कि क्या आम आदमी पार्टी रोका गया? जगह देखा हमने। मैं अभी क्लैरिटी ले लूंगा उस पर, मैं अभी क्लैरिटी ले लूंगा। लेकिन उससे पहले राधेश्याम जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं कि आरोप तो ये आम आदमी पार्टी पर लगे ना कि एक पर्टिकुलर टाइप के वोटर्स को बढ़ाने की कोशिश भी आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोटर ऐसा ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है, वो चलाती रहती है, इसको हम नहीं मानते हैं। ठीक है ज्योति, इस बात पे क्लैरिटी चाहिए आपसे मुझे कि क्या आज वोटर्स रोके जा रहे थे? क्योंकि मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि अगर कोई विधानसभा या संसद की ओर कूच कर रहा है और वहां बैरिकेडिंग लगाई जाए तो उसका मतलब ये होता है कि भाई उसको रोकना है।
लेकिन कोई वोटर्स सिस्टम में अगर पोलिंग बूथ से काफी दूरी पर बैरिकेड्स लगाए तो उसका मकसद एक सिस्टम को डेवलप करना होता है, जितनी मेरी अपनी समझ है। तो क्या वोटर्स रोके गए कहीं भी किसी भी जगह पर? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जिस तरीके की बात ये कही जा रही है कि वोटर्स को रोका गया या फिर वोटर्स को वोट डालने में किसी भी तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ा, इस बात को मैं देखिए सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि मैं खुद आज जो है कई विधानसभा सीटों पर गई और देखिए पोलिंग बूथ से काफी आगे की बैरिकेड लगाए जाते हैं और वो सिर्फ एक सहूलियत के हिसाब से लगाए जाते हैं, वोटर्स को रोकने के लिए नहीं। स्वप्निल ठीक है, वोटर्स नहीं रोके गए हैं आपने जितना रिपोर्ट किया उसके हिसाब से, लेकिन ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे तो महाकुंभ में डुबकी लगा आते शायद पुण्य मिल जाता? नहीं, महाकुंभ में डुबकी तो सबको ही लगानी चाहिए। आज प्रधानमंत्री भी लगा के आए हैं और आज क्यों लगा के आए हैं? हाँ, एक्चुअली आज प्रधानमंत्री मोदी के डुबकी लगाने पर कांग्रेस की बहुत ज्यादा नजर थी। लगा सकते थे, 6 तारीख को लगाते रिलैक्स रहते, ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन 5 तारीख को डुबकी लगाई ताकि चैनल्स पे उनकी फोटो लगती रहे और दिल्ली के अंदर 2-5 वोटों में और इजाफा हो जाए। हुआ, ठीक है, हमारी शुभकामनाएं। डुबकी लगाइए, सबको लगानी चाहिए। उनकी डुबकी लगाने से फिर ये भी तो होगा कि आपके वोट्स और चल जाएंगे, क्योंकि खड़गे साहब तो ऑलरेडी डुबकी को लेकर बोल चुके हैं जो उन्हें बोलना था, माफी मांगते हुए। वोटों में परिवर्तन करने के लिए कभी नहीं लगाते हैं, ये आस्था का प्रश्न है, ये आस्था का सवाल है। वो टोपी पहनते हैं, डुबकी में लगानी चाहिए, लेकिन मैं पॉलिटिक्स करने के लिए डुबकी लगाऊं और सामने मैं तो अकेला हूं और 50 कैमरे वालों को पानी में उतार के रखूं। कांग्रेस पार्टी तो इसकी निंदा लगातार पहले से करती आई है। डुबकी लगाइए ना, कैमरे में एक जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है राजकुमार भाई, कैमरे में एक जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है, उसके लिए पानी में उतरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वही जूम इन जूम आउट रणनीति बनाते वक्त भी देखा जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ तो यही तो कह रहे हैं, जब नाव में बैठ के जूम कर सकते हैं तो गृह मंत्री जी जब डुबकी लगा रहे थे तो कैमरामैन नीचे उतरे हुए थे पानी के अंदर, ठीक है, और वो बार बार हटा रहे थे। ठीक है, मैं ये सवाल मेरा महिपाल महला आपसे भी है। महिपाल महला, आज मतलब मैं भी जानना चाहता हूं, बीजेपी भी लगातार वोटिंग के दौरान एग्रेसिव थी और एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल कुछ वेबसाइट्स पर छपा है कि जब भी इस तरह के चुनावी दंगल का मूड रहता है तो प्रधानमंत्री मोदी किसी न किसी धार्मिक स्थल पर दर्शनों के लिए जाते हैं। मुझे पता था ये इशू भी रहेगा। क्या ये सोची समझी चीजें होती हैं या ये बड़ा कोइंसिडेंस सब आप ही के साथ हो जाता है? स्वप्निल जी, 3 तारीख तक देश के प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत लगा रखी थी दिल्ली चुनाव को लेकर, और आज वोटिंग के दिन आप कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने तो इसके साथ साथ जिस कैमरामैन की बात कर रहे हैं वो कहीं आपका सवाल मीडिया के लोगों पे तो नहीं था कि मीडिया के लोगों के कैमरे पैनी नजर से देख रहे थे। देश का प्रधानमंत्री कुंभ जैसे पवित्र इस आयोजन में गंगा मैया में डुबकी लगा रहा है तो देश की मीडिया की नजर तो उस पर जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप नहीं जाओ और आप बंद कमरे में बैठे रहो, बैठे रहते आप निंदा करो तो आप पे किसकी नजर जाएगी, कौन सा कैमरा आपको फोकस करेगा? इसलिए कांग्रेस पार्टी तो क्या कह रही है मुझे नहीं पता है, बड़े रिलैक्स मोड में कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आपके इशारों पर वोटर्स को रोका गया। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी के इशारों पर वोटर्स को रोका गया। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आपके इशारों पर यानी बीजेपी के इशारों पर वोटर्स को रोका गया। 2020 में क्यों नहीं रोका गया था? बीजेपी की सरकार देश में तब मोदी एक्टिव नहीं थे इतना, दिल्ली चुनावों पर तब उनका फोकस उतना नहीं था। अच्छा, अब जनता ने जो है वो नाको चने चबवा दिया आम आदमी पार्टी को वोट के माध्यम से, और जहां जहां इनकी जनसभाएं हुई है वहां केजरीवाल जी से लेकर इनके तमाम बड़े नेताओं को जनता ने भिगो के सवालों के माध्यम से धोने का काम किया है और अब इनको लगा है। स्वप्निल जी, हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जा रहे हैं। नहीं, पर डिटेलिंग की जरूरत है, इस तरह के आंकड़े डिटेलिंग के लिए इसलिए कहना चाह रहा है। लेकिन मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं, मैंने एक्चुअली टाइम एक्सटेंड कर लिया है। मैं 2020 के बाद तो स्वप्निल जी एनसीडी के चुनाव भी हो गए हैं, वहां पर आप आए अच्छा परिणाम दिया है। इसके बावजूद भी गड्ढों पर आप जवाब नहीं दे पाए।
इसके बावजूद भी वो सीवर सिस्टम पर आप जवाब नहीं दे पाए। पंजाब में सरकार एमसीडी में बनने आने के से बाद पहले तक तो आप इन सारी चीजों पर उनको बोलते थे ना। चुनाव में भी हमने बहुत अच्छी जीत हासिल ठीक की है, है। लास्ट में एकलव्य, मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं। अब आप मुझे सोचकर बताओ, 57.85 बहुत भी बढ़ेगा तो 61 के आसपास, या बहुत ही आश्चर्यजनक कुछ हो जाए तो 63 के आसपास, ये आंकड़े किसे एज दे रहे हैं? देखिए स्वप्निल जी, मैं बहुत क्लियर हूं। देखिए 2024 का जब लोकसभा चुनाव भी हुआ तो किसी का प्रेडिक्शन इन वोटर टर्नआउट के बेसिस पे होता था कि बीजेपी जो है वो 400 पार जा रही है, और कोई कहता था, क्योंकि कांग्रेस के जो वो हैं वो इतने हताश हैं, कोई कहता था कि अरे मायूस हैं इसलिए बीजेपी तो नीचे आने वाली है। अब दोनों में से एक रिजल्ट तो आना ही था। लेकिन देखिए मैं बड़ा क्लियर हूं, अगर आप थोड़ा सा इस ट्रेंड को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले जब 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने और आपने चुनाव लड़ा तो आपको ध्यान होगा कि हंग असेंबली आई थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस ने, बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने, तीनों ने अच्छे से चुनाव लड़ा था। उसके बाद आपने देखा कि जो नेक्स्ट चुनाव थे 2015 और 2020 में, उसमें एक क्लियर मैंडेट मिला और कांग्रेस एकदम ही डेसिमेट हो गई। मैं समझता हूं कि इस चुनाव में यही फर्क है कि कांग्रेस ने चुनाव को अच्छे से तो लड़ा ही है, जिससे कि कांग्रेस का कुछ वोट बैंक वापस आएगा। इसको कंप्लीट कर दूं बस, 2 सेकंड। 62 पॉइंट समथिंग में बहुमत का आंकड़ा अगर 62 63 तक जा सकता है। देखिए जितना मैं समझता हूं स्वप्निल जी, बीजेपी आराम से पूर्ण बहुमत लेके आ रही है, एंड बीजेपी विल बी एनीवेयर बिटवीन 38 to 50 सीट्स। 38 to 50 में उसको कहीं भी हो सकता है अगर वो आते हैं। एक्चुअली मेरा प्रेडिक्शन आप पर्सनल मानोगे तो 40-42, लेकिन मेरा भी अपना आकलन है। मेरा अपना आकलन ये कहता है कि 37 से 41 पर जो भी आएगा वो सरकार बना रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।